So hello guys, myself Daksh and I welcome you all to this amazing channel of Gaurav Roy. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले जेईई मेन 2025 जनवरी सेशन के क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा पहला क्वेश्चन है 22nd Gen शिफ्ट 1 का. सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द CFSC डेल्टा नॉट विल बी इक्वल टू 0. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें चार अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस दिए गए और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो 0 आ रही होगी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा नॉट. तो एक एक करके हम एक एक कॉम्प्लेक्स के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, इसके अंदर हमारा जो फेरस है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए इस पूरे आयन के साथ 3 क्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे आयन पे जरूर -3 चार्ज रहा होगा. और हमारा जो En है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो ऑफकोर्स Fe जो है वही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट होगा. अब जब Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो इसके d ऑर्बिटल्स में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सिंस ये जो En है ये एक नाइट्रोजन बेस्ड लिगेंड होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ जाता है. तो हमें यहाँ पे पेयरिंग देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स की. तो हमारे जो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे T2G ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहे होंगे कुछ इस तरह से. तो देखिए इसके लिए अगर हम CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय -0.4 एंड डेल्टा नॉट. सो ये आ जाता है हमारे पास निकल के -2.0 डेल्टा नॉट. सो ये तो एक नॉन जीरो क्वांटिटी हो गई, सो दिस वोंट बी आवर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंपाउंड. तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में हमारा जो Fe है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 CN एटम्स है और हर CN के ऊपर माइनस चार्ज होता है, -1 चार्ज. तो 6 CN के ऊपर टोटल -6 चार्ज हो गया और इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन से 4 पोटेशियम आयंस जुड़े हुए. तो इसका मतलब इस पूरे पे हमारे पास -4 चार्ज रहा होगा. इस पूरे पे हमारे पास -4 चार्ज रहा होगा. तो ऑफकोर्स Fe +2 में होगा, ये -6 में होगा, तो ओवरऑल इस पे -4 चार्ज आ जाएगा. तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे d ऑर्बिटल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन सिंस हमारा जो Cn है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो हमें पेयरिंग देखने को मिल रही होगी. तो इसके भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे T2G ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहे होंगे. तो इसके लिए CFSC की वैल्यू जो है वो हमारे पास डायरेक्टली निकल के आ जाएगी -2.4 डेल्टा नॉट. एंड मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स. तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा Fe अगेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ जो हमारा NH3 अमोनिया है वो तो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है बट इसके साथ 2 Br2 आयंस जुड़े हुए. तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे +2 चार्ज होगा तभी ये 2 Br2 आयंस आके इससे कंबाइन हो सकते हैं. सो इसके लिए अगर हम देखें तो इसके 3D ऑर्बिटल में हमारे पास अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे, जिसकी वजह से इसके लिए जो CFSC की वैल्यू है हमारे पास वो निकल के आ जाती है 2.4 डेल नॉट, -2.4 डेल नॉट. नाउ मूविंग टू आवर लास्ट कॉम्प्लेक्स. तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सल्फर बेस्ड कॉम्प्लेक्स है SCN. तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड होता है और इसमें अगर हमारा जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि जो SCN होता है एक SCN पे -1 चार्ज होता है तो 6 SCN पे -6 चार्ज हो जाएगा टोटल. और बाहर हमारे पास 3 पोटेशियम आयंस जो है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन के साथ अटैच्ड है. तो ऑफकोर्स इस पूरे पे -3 चार्ज रहा होगा नेट, तभी जाके जो है इसके साथ 3 पोटेशियम आयंस कंबाइन हुए हैं. तो यहां अगर हम देखें तो हमारे पास 3d5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. और अब इस बार अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसमें हमें किसी भी तरह की पेयरिंग देखने को नहीं मिल रही होगी. तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे T2G में जा रहे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स EG में जा रहे होंगे. तो इस बार अब हम CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करें सो इट वुड बी 3 इंटू -0.4 -0.4 एंड +2 इंटू 0.6. तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है -1.2 एंड +1.2. सो दिस बिकम्स 0. तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22nd Gen शिफ्ट 1 का क्वेश्चन. सो फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCl4 which is a paramagnetic complex and NiCO4 which is a diamagnetic complex. तो ये हमें गिवन है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है. चूज द करेक्ट ज्योमेट्री एंड ऑक्सीडेशन स्टेट.
तो हमें इसमें जो हमें निकल दिया गया है उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आइडेंटिफाई करनी है और साथ ही साथ जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री भी आइडेंटिफाई करनी है। तो हम पहले कॉम्प्लेक्स को अगर एनालाइज करें तो इसके पूरे ही आयन के ऊपर -2 चार्ज है। अब यहाँ 4 Cl एटम्स जुड़े हुए हमारे कॉम्प्लेक्स में एज लिगेंड, तो यहाँ 4 Cl आयंस पे हो जाएगा -4 चार्ज, और टू मेक इट -2 ओवरऑल निकल के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, तभी ये ओवरऑल -2 चार्ज कैरी कर पाएगा इन दी कॉम्प्लेक्स आयन। और फिर हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें NiCO4, सो CO इज अ न्यूट्रल लिगेंड और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो हमारा यहाँ जो Ni है निकल, ये भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्लियर हो गई। अब हम ज्योमेट्री की बात करें तो फर्स्ट वाले कंपाउंड के लिए हमारे पास जो लिगेंड है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, हैलाइड्स आर वीक फील्ड लिगेंड। तो इसके लिए हमारे पास 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, और इस वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट वुड कम आउट टू बी T2G6 Eg2। सो बेसिकली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये हमारे पास निकल के आ जाएगा sp3, राइट। और अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो देखिए इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे 3d8 एंड 4s2, बट यहाँ CO जो होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड, और जो हमारे 3d और 4s ऑर्बिटल्स होते हैं इन दोनों के बीच काफी कम एनर्जी गैप होता है। सो इस वजह से होता क्या है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड हमारे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है 4s के, ये 3d में ट्रांसफर हो जाते हैं और हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d10 का होता है। तो देखिए हमारे पास सारे ही d ऑर्बिटल्स यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, तो इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन भी जो है sp3 हो जाता है। अब सिंस हमारे पास दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखने को मिल रहा है, तो दोनों का ही हमें ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ऑब्जर्व करने को दिख रही होगी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाले में निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। सेकंड कॉम्प्लेक्स में निकल हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22nd जेन शिफ्ट हुआ क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज इज। तो हम एक एक करके सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए इनकी CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इनका ऑर्डर अरेंज करेंगे। सो नाउ वी विल एनालाइज ईच कॉम्प्लेक्स सेपरेटली और उसके बाद हम इसे इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, तो इसमें जो हमारा कोबाल्ट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो देखिए सिंस ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमारे पास यहाँ पे 7d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे पास आ जाएगा E4 T3। सो अगर हम इसकी CFSE कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू -0.6 एंड +3 इंटू 0.4। तो नेट CFSE की वैल्यू हमारे पास फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड निकल के आ जाती है -1.2 डेल्टा T, where T denotes tetrahedral complex। अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो इसमें भी जो हमारा कोबाल्ट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड। तो अगर हम इसके लिए बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7, एंड नाउ सिंस दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6। वाई T2G6? बिकॉज NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इस वजह से हमें पेयरिंग देखने को मिल रही होगी इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, एंड Eg1। तो इसके लिए अगर हम CFSE कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगी 6 इंटू -0.4 एंड +0.6। इसकी नेट वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी -1.8 डेल नॉट। फिर हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें COEN होल थ्राइस +3। सो यहाँ हमारा जो EN होता है ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और हमारा जो कोबाल्ट होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो इसके लिए अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास 3D में इस बार सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे T2G ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो हमारे पास सिंपली इसकी CFSE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 0.24 -0.4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2.4 डेल नॉट। और लास्ट कंपाउंड को अगर हम एनालाइज करें तो इसमें भी जो हमारा कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसके लिए भी हमारे पास CFSE वैल्यू
सेम निकल के आ रही होगी -2.4 डेल नॉट। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि अब दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस की जो CFSC की वैल्यू है वो -2.4 डेल नॉट आ रही है, तो इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी डेल नॉट की वैल्यू है ना, इट इज मोर फॉर अ लिगैंड दैट हैज चिलेशन इन इट। तो देखिए यहाँ पे मुझे जो EN है मेरा, ये 3 चिलेट्स फॉर्म कर लेगा एक CO के साथ, तो इस वजह से इसके जो डेल नॉट की वैल्यू होती है वो हमें ज्यादा ऑब्जर्व करने को मिल रही होती है। तो इस वजह से COEN होल थ्रेस जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसकी CFSC की ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFSC की वैल्यू होती है, इट इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इस वजह से लास्ट में तो हमारा ये वाला कंपाउंड आ जाना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आना चाहिए जिसकी हमारे पास CFSC की वैल्यू निकल के आई थी 1.8। बेसिकली हम इसमें सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, माइनस साइन तो इनकी बेसिकली ये जो CFSC वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। तो ये माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी एनर्जी, उतना ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन रहा होगा। तो हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, तो इस वजह से -2 डेल नॉट टी वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो सबसे एंड में आएगा। उसके बाद आता है -1.8 वाला कॉम्प्लेक्स। फिर सबसे आगे हमारा COEN होल थ्राइस आ जाता है, क्योंकि मैंने इसका आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है reason. So our correct answer would be option number 2, right? Now moving on to next question. यहाँ आंसर गलत है, इसको आप सही कर लीजिए। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 would be our correct answer. Now moving on to next question. तो next question है हमारा 22nd Gen shift 2 का question. So identify the homoleptic complexes that is or are low spin. तो देखिए यहाँ पे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ही हमें कंसीडर करने, तो जिनमें भी अलग अलग तरह के लिगैंड्स है ना, उन्हें हम पहले ही डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो देखिए हमारा ए और ओके सिर्फ ए वाला ही जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। अब हम बी कॉम्प्लेक्स के लिए कैलकुलेट करें कि इसमें स्पिन कैसा होगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है और हमारा जो CO है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ हमारे पास 3d6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे और ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल वे में ही अरेंज होंगे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो कहीं भी हमें पैरिंग ऑब्जर्व करने को नहीं दिख रही होगी। बट अगर हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ जो हमारा FeA +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ हमें पैरिंग देखने को मिल जाएगी 3d6 की। तो हमें ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है T2g6 देखने को मिलेंगे, बट ये तीनों ही जो है हमें 3 ऑर्बिटल्स में अरेंज होते हुए दिख रहे होंगे इन पेयर्ड फॉर्म। तो हमारे जो EG वाले ऑर्बिटल्स है वो खाली दिखेंगे। तो इस वजह से ये वाला जो हमारा कंपाउंड हो जाता है एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। हमारे देखिए T2g में इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हुए दिख रहे होंगे, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो C को हम कंसीडर कर लेंगे। D की बात करें तो D में भी जो हमारा CO है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगेन इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे और सिंस यहाँ पे NH3 प्रेजेंट है विच इज अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ भी जो हमारा EG है वो वेकेंट होगा, राइट। तो ये भी हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम D वाले कंपाउंड को भी कंसीडर करेंगे। अब E की बात करें तो हमारे पास यहाँ क्रोमियम है और H2O प्रेजेंट है। H2O हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है। किस तरह का लिगेंड होता है? वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ भी हमें किसी भी तरह की पैरिंग नहीं देखने को मिल रही होगी बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से ये वाला कंपाउंड भी हमारा डिस्कार्ड हो जाता है। सो वी हैव C एंड D एज आवर आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22nd Gen shift 2 का। सो द कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni2+ आयन विद डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? DMG, कंटेन्स डैश नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। बेसिकली एक चेरी रेड PPT फॉर्म कर लेता है जब ये कंपाउंड बनता है निकल के साथ। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। हमारा DMG का स्ट्रक्चर ये हो गया, यहाँ पे 2 हमारे पास नाइट्रोजन एटम्स होते हैं और दोनों ही डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ हो जाएगा मिथाइल और यहाँ एक और मिथाइल, और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे H अटैच कर देंगे और सेम यहीं पर इसका सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होता है। ये दोनों ही जो है हमें Ni से अटैच होते हुए दिखते हैं बाय डबल बॉन्ड। और ये सभी जो नाइट्रोजन जितने भी Ni के साथ बॉन्ड बना रहे ना, ये सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। अगेन डबल बॉन्ड CH, यहां आ जाएगा हमारे पास Me एंड अगेन C एंड Me। और देखिए अब यहाँ ये OH हो जाता है हमारे पास, क्योंकि ये ऑक्साइम है। ऑक्साइम क्या होता है? वो इस तरह का ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड हो और ये एक ही कार्बन से इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है, तो एक चिलेट भी फॉर्म कर लेता है।
इस तरीके से, और ये हो जाएगा अगेन वन मोर H, और ये यहाँ भी एक चिलेट फॉर्म कर लेता है। तो देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे N2DMG का। तो अब अगर हम इसमें हाइड्रोजन्स कैलकुलेट करें तो देखिए हमारे पास इस मिथाइल पे 3 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, इस मिथाइल पे 3 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, तो 6 हाइड्रोजन्स ये हो गए, 3 हाइड्रोजन्स ये हो गए, और 3 हाइड्रोजन्स ये हमारे पास ये हो जाएंगे। तो 3 3 एंड 3 एंड 3, तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन्स हो जाते। और फिर हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे इसके ऑक्साइन के, तो ये हमारे पास निकल के आ जाते हैं टोटल 14 हाइड्रोजन्स, राइट। तो 14 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 विच इज ऑफ 23rd Jan शिफ्ट 1। सो द कॉम्प्लेक्स दैट शो फेशियल मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म इज। तो ये वाले जो फैक्मर आइसोमेरिज्म है ये हमें शो करते हैं Ma3B3 टाइप के कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना कि ये वाला जो आइसोमेरिज्म है हमें Ma3B3 टाइप के कंपाउंड शो करते हैं, जिसमें M जो है हमारा मेटल सेंट्रल मेटम आयन हो जाता है, और जो A3 और B3 है ना ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है, और ये सिंगल लिगेंड्स है, ये बाइडेंटेड नहीं है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप काफी अच्छे से कि A और B जो है हमारे यूनिडेंटेड लिगेंड्स होंगे, और ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है हमें ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 3 वुड बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd Jan शिफ्ट 1 का। सो CrCl3.x NH3 कैन एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स, ओके। 0.1 मोलर aqueous solution of this complex shows a depression in freezing point of 0.558 degree Celsius, assuming 100% ionization of this complex and coordination number of Cr is 6। तो देखिए हम एक एक करके काफी सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम इसे पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, तो हमें डेल्टा TF कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट वी लर्न इन आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इट इज इक्वल टू आई हमारा यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर या करेक्शन फैक्टर हो जाता है KF एंड मोलैलिटी विच इज स्मॉल m। तो अब देखिए हमें यहाँ KF की भी वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो हम यहाँ पे एक बार इनके वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते 0.558 एंड इज इक्वल टू आई। अब देखिए आई यहाँ पे ना हमें नंबर ऑफ आयंस बता रहा होगा जितने में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेसिकली हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है हम जब इसे डिसॉल्व करेंगे इन आर वाटर, तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स है अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो आई हमें वही नंबर दे रहा होगा, राइट। और KF की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी हो जाएगी 1.86 और मोलैलिटी हमें गिवन है 0.1। तो यहां से हम सिंपली आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई हमारे पास निकल के आ रहा होगा यहाँ पे 0.558 अपॉन 0.186। सो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू निकल के आएगी 3। तो हमारे जो भी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये 3 आयंस में डिसोसिएट हो रहा होगा। फिर आगे देखिए क्या बोला गया है कि Cr का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमें 6 गिवन है, राइट। तो Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 गिवन है, और इस तरह का आयन जिसको डिसोसिएट होने पे हमें 3 आयंस मिल रहे हो, इस तरह का कॉम्प्लेक्स जिसके डिसोसिएशन पे हमें 3 आयंस मिल रहे हो, तो ये हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास 5 NH3 लिगेंड्स है और 1 Cl लिगेंड है, और उसके साथ 2 Cl मॉलिक्यूल्स जो है इसके साथ अटैच्ड है। तो यहाँ जब ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को हम डिसॉल्व करेंगे तो ये 3 आयंस दे रहा होगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारे पास 6 प्रेजेंट है। सो 1 वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन। Now moving on to next question। तो next question है हमारा 23rd Jan शिफ्ट 1 का। So the d electronic configuration of an octahedral complex, जिसमें देखिए जो हमारा कोबाल्ट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब कि इसके अंदर कितने 3d इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7d इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहे होंगे, हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.95 bm। अब देखिए 3.95 जो है 4 के काफी करीब है, ये टेंडिंग टू 4 है, तो कहीं ना कहीं आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये √15 रहा होगा। और √15 का मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लीकेशन किसका रहा होगा 3 × 5 का। अब आपको अगर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना आता है तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, तभी जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है इट इज कमिंग आउट टू बी 3.5 बोर मैग्नेटॉन।
तो हमें ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है जिसमें इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हो और साथ ही साथ जो कोबाल्ट के 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अकोमोडेट हो रहे हो। ऑलराइट, तो देखिए हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट को एनालाइज करें तो इसमें सिर्फ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें T2G6 है। अब T2G6 को आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और Eg1 में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यार टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिल रहे हैं हमें 1, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन को एनालाइज करें तो हमारे पास यहाँ है T2G5, जिसका मतलब T2G ऑर्बिटल में हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और Eg2 में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इन टोटलिटी ये हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd जैन शिफ्ट 2 का। सो आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन विच द सेंट्रल मेटल आयन हैज D4 कॉन्फिगरेशन। ओके, सो हम एक एक करके इनके मेटल आयंस की कॉन्फिगरेशन आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास FeO4 है और इस पूरे के ऊपर -2 चार्ज। अब देखिए जो हमारे हमारे जो 4 ऑक्सीजन आयंस है इन पे -8 चार्ज रहा होगा, एंड टू मेक इट -2 हमारे पास Fe जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। सो व्हेन Fe इज प्रेजेंट इन +6, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इट वुड बी 3d2, राइट। अब हम नेक्स्ट की बात करें MnCn6 और इसके ऊपर -3 चार्ज है, तो जो हमारा Mn है वो +3 में प्रेजेंट होगा सिंस 6 Cn के ऊपर -6 चार्ज हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास निकल के आ रहा होगा 3d4, क्योंकि हमारे पास जो Mn होता है उसके d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो हम 4s से निकालेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम 3d से, तो इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ जाएगा 3d4। फिर हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो इसमें भी जो हमारा Fe है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, बट इस बार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारे पास 3d5, सिंस इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन इट 3d ऑर्बिटल, और 1 इलेक्ट्रॉन हम जब निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 3d5। फिर हम d की बात करें तो यहाँ जो हमारा Cr है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होने की वजह से इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s के होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और पीछे हमारे पास बच जाएगा 3d4। और फिर हम NiF6 की बात करें तो यहाँ हमारे पास जो Na+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा इट वुड बी 3d6। तो देखिए हमारे पास यहाँ सिर्फ 2 ऐसे कंपाउंड्स आ रहे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें 3d4 देखने को मिल रहा है, विच इज D and B, एंड दीज बोथ कंपाउंड्स इज इन आवर ऑप्शन नंबर 3, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। सो 1 मोल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 5Cl3, तो हमें यहाँ इसका बेसिक फॉर्मूला दिया गया है, इसका प्रॉपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया गया है। गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस ऑन डिसोसिएशन, तो हमें बता दिया गया है कि इस पर्टिकुलर एम्पेरिकल फॉर्मूला से जब हम हमारे कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें इसको डिसॉल्व करने पे 3 मोल ऑफ आयंस मिलते हैं। ओके, सो 3 अलग अलग मोल्स ऑफ आयन मिलेंगे हमें। नाउ 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन टू यील्ड 2 मोल्स ऑफ AgCl। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या इंप्लाई करना है कि हमें अगर 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन के साथ 2 Cl2 आयंस जो है जुड़े हुए दिख रहे होंगे। सो इससे हमें इंप्लाई कर सकते हैं कि एक हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स आयन रहा होगा और इस कॉम्प्लेक्स आयन के साथ हमें 2 Cl आयंस अटैच हो रहे होते दिख रहे होंगे। तो इस तरह का कंपाउंड हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। देखिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी है और जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे तो हमें 3 मोल आयंस भी मिलेंगे और साथ ही साथ व्हेन वी रिएक्ट इट विद AgNO3 तो हमें 2 मोल AgCl के भी मिल रहे होंगे, क्योंकि बाहर के जो फ्री Cl है यही हमारे AgNO3 से रिएक्ट कर रहे होंगे। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। सो हमें इसमें काफी सारे ट्रांजिशन मेटल आयंस दिए गए और हमें इनके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के साथ इन्हें मैच करना है। ओके, सो देखिए यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ मैं आपको, किसी भी मेटल आयन में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की इंटीग्रल वैल्यू उतनी ही होती है। कैसे, मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको बेटर समझ आ पाएगा। जैसे Ti3+ की हम बात करें, सो यहाँ पे हमारे पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा होगा, राइट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हम 4s2 से निकाल देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d2 से निकाल देंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ देखने को मिलता है। और हमारे पास यहाँ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज में सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जिसका इंटीग्रल वैल्यू जो है 1 वो है।
तो ये इसका आंसर हमारे पास सिंपली वन, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नाउ V2 की बात करें तो V2 के अंदर हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, तो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा फर्स्ट वाला, विच इज 3.86, क्योंकि यहाँ 3 जो है इंटीग्रल वैल्यू हमारे पास देखने को मिल रही है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं Ni2+ की। सो Ni2+ में हमारे पास 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 डी इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे होंगे, और इसमें से हमारे पास अनपेयर्ड कितने बचेंगे? 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 2 है हमारे पास फोर्थ में, देखिए 2.86, यहाँ 2 हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इससे क्या होगा ना, आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी, आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं पड़ेगी अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो। अब हम मैच कर लेते हैं, इससे ही हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा। A with 3 हमारे पास कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में। फिर B with 1, तो ये है हमारे दोनों ही ऑप्शंस में ओके। देन C है हमारे 4 के साथ, तो ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th Jan शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। व्हेन इथेन 1,2 डायअमीन, ये कुछ नहीं है, ये हमारा EN ही है, बाइडेंटेट लिगेंड, इज एडेड प्रोग्रेसिवली टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल क्लोराइड, द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंजेस ऑब्जर्व विल बी। तो देखिए यहाँ निकल क्लोराइड का हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, तो बेसिकली निकल के अंदर जितना भी क्लोरीन होगा ना वो सब्सटीट्यूट हो जाता है बाय H2O, और वो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है कुछ इस तरह का, NiH2O होल 6, और ये प्रेजेंट होता है +2 में। तो बेसिकली बाहर 2 Cl आयंस इसके साथ जुड़ सकते हैं, और इसका जो कलर हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है इट इज ग्रीन, ये हमारे पास ग्रीन कलर का होता है। फिर जब इसमें एक EN लिगेंड जुड़ जाता है तो हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल्स बचते हैं सिर्फ 4, और एक EN लिगेंड हमें यहाँ देखने को मिल रहा होता है, एंड दिस इज अगेन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका कलर हमें देखने को मिलता है पेल ब्लू कलर। कौन सा कलर? पेल ब्लू कलर। ये जो रिएक्शन है आपकी NCERT में भी मेंशन है, तो अगर किसी ने भी अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की NCERT रीड नहीं करी है, सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू रीड इट। ये वाली रिएक्शन एज इट इज हमें इनऑर्गेनिक की NCERT में गिवन है। देन अगेन इसमें प्रोग्रेसिवली हमें एक एक मॉलिक्यूल EN का इसमें जोड़ते जाना है, और साइमल्टेनियसली H2O का डिक्रीज करता जाना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स बचेंगे H2O के, और यही हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे EN के, और ये हो जाएगा हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड इसका कलर हमें देखने को मिलता है ब्लू या फिर पर्पल, ब्लू या फिर पर्पल। एंड फाइनली जब सारा ही इसका H2O सब्सटीट्यूट हो जाता है बाय EN, तो इसका कलर हो जाता है वॉयलेट, इसका कलर हो जाएगा वॉयलेट। देखिए हमसे यहाँ पूछा गया था कि किस सीक्वेंस में इसका कलर चेंज हो रहा होगा, तो पहले इसका कलर था ग्रीन, फिर इसका कलर हो गया पेल ब्लू, देन ब्लू और पर्पल, तो ये ब्लू डोमिनेंटली देखने को मिलता है, एंड देन वॉयलेट। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th Jan शिफ्ट 2 का। सो द कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंस दैट फेवर्स द T2G, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ T2G3 होना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा G नहीं आएगा, T2G3 EG1 कॉन्फ़िगरेशन इन अ मेटल कॉम्प्लेक्स R। तो देखिए यहाँ T2G पूरा फिल हो गया, फिर इसमें पेयरिंग नहीं हो रही है, फिर डायरेक्ट EG में फिल करे जा रही है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें तब देखने को मिलता है जब एक तो हमारा वीक फील्ड लिगेंड हो। कौन सा लिगेंड हो? वीक फील्ड लिगेंड। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि इसकी स्पिन कैसी होगी, तो ऑफकोर्स इसकी स्पिन जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का हमें पेयरिंग देखने को नहीं मिल रही इन आर कंपाउंड। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? वीक फील्ड लिगेंड एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो दिस वुड बी आर ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी यस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इसमें किसी भी तरह की पेयरिंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती तो ये हो जाता लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसका जितना स्पिन होना चाहिए था उससे कम स्पिन हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। बट सिंस वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पे, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें जितना स्पिन है उससे ज्यादा ऑब्जर्व करने को हमें मिलता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28th Jan शिफ्ट 1 का। सो द मेटल आयन whose electronic configuration is not affected by the nature of the ligand and which gives a violet color in non
ल्यूमिनस फ्लेम अंडर हॉट कंडीशन इन बोरेक्स बीट टेस्ट। तो देखिए ये जो बोरेक्स बीट टेस्ट वाला पार्ट है ये तो हमारा आ जाता है सॉल्ट एनालिसिस से। तो अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो हमारा निकल होता है इट गिव्स पर्पल वॉयलेट कलर इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जब हम बोरेक्स बीट टेस्ट करा रहे होते हैं। अब इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट नहीं होता है बाय द नेचर ऑफ लिगैंड, ये क्यों दिया गया था? बिकॉज देखिए इसके अंदर हमारे पास 3d8 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे होंगे, राइट? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास डायरेक्टली निकल के आता है T2G6। तो इसके जो फर्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स है ये हमेशा T2G में फिल होते हैं और उसके बाद Eg2। ऑलराइट, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये डिपेंड नहीं कर रहा होगा कि लिगैंड किस तरह का है, हमें इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करने को मिलता है। सो दैट इज व्हाई निकल वुड बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28th जेन शिफ्ट होगा। सो वी नीड टू मैच द कॉम्प्लेक्सेस विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम COF6 की बात करें तो देखिए इसमें हमारा जो CO है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो इसके अंदर d इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6। इसके अंदर 6d इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहे होंगे। अब सिंस F जो है हमारा वीक फील्ड लिगैंड होता है तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पांचों ही d ऑर्बिटल्स हमारे ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 ही बन रहा होगा। बेसिकली ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर शेल कॉम्प्लेक्स। तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होगा। फिर हम बात करते हैं NiCl4। तो इसमें जो हमारा Na ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और इसके अंदर 3d इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास 8। और सिंस Cl जो है हमारा वीक फील्ड लिगैंड होता है तो अगेन इसके भी सभी के सभी d ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेगी sp3। फिर हम CONH3 होल 6 की बात करें तो इसमें जो हमारा CO है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है वापस से। तो इसके अंदर हमारे पास d इलेक्ट्रॉन्स कितने देखने को मिलेंगे? 6। सो वी वुड हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आवर 3d सबशेल। बट देखिए ये हमारे पास जो NH3 है ये हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट वुड बी T2G6। तो हमारे पास जो Eg है वो एज इट इज वेकेट पड़ा हुआ है। तो यहाँ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है ये ऑब्जर्व करने को मिलता है D2sp3। तो सिंपली हमारा जो NiCN4 है ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा DsP2। तो ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में करेक्ट है? A इज विद 4, सॉरी A इज विद 3। ये हमारे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। फिर B है हमारा सेकंड के साथ, हाँ B इज विद सेकंड एंड दिस इज इन आवर फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th जेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। सो इसमें अगेन हमें हमारे जो कॉम्प्लेक्स है उन्हें मैच करना है उनके हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर के साथ। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ Mn है और Mn प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे हो जाते 3d5 इलेक्ट्रॉन्स और सिंस Br हमारा वीक फील्ड लिगैंड है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है हमें sp3 देखने को मिलेगा और इसके अंदर पांचों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस वजह से इसका नेचर भी जो है पैरामैग्नेटिक ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो Mn जो है हमारा ये शो करेगा sp3 एंड पैरामैग्नेटिक और जो हमारा FeF6 है ये शो करेगा sp3d2 एंड पैरामैग्नेटिक नेचर। ये सेकंड से होगा कनेक्ट, ओके। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें हमारा जो ऑक्सिलेट आयन होता है C2O4 तो इसके ऊपर -2 चार्ज होता है तो इस टोटल पे -6 चार्ज रहा होगा, राइट? इस टोटल पे कितना चार्ज रहा होगा? -6 और पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे -3 है तो इस कोबाल्ट पे कितना चार्ज निकल के आ जाता है? +3। तो यहां से हमारे पास कोबाल्ट पे 3d6 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे होंगे और सिंस हमारा जो ऑक्सिलेट है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तो अगेन ये 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। तो इस वजह से इसका जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा इट वुड बी D2sp3 और इसका नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक। वाई? बिकॉज ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे इन सभी की हमें पेयरिंग हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। सिंपली फिर हमारा NiCO4 जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3 एंड दिस वुड बी अ डायमैग्नेटिक स्पीशी। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो A हमारा मैच हो रहा है 4 से, दिस इज इन आवर फर्स्ट एंड 3। फिर B हमारा मैच हो रहा है सेकंड से। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th जेन शिफ्ट 1 का। सो द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन डेल्टा नॉट। तो हमें यहाँ एक एक करके इनका डेल्टा नॉट कैलकुलेट करना है और उसके बेसिस पे इनकी स्टेबिलिटी जो है डिटरमाइन हमें करनी है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें हमारा जो Mn है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाएगा 3d4, राइट? इसकी CFSA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंस ये हमारे पास Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड फॉर्म में हो रहेंगे T2G में
तो इस वजह से हमारे पास इसकी जो CFSE की वैल्यू निकल के आ जाती है, ये निकल के आ जाएगी -1.6 डेल नॉट। बेसिकली हमने कर दिया 4 इंटू -0.4, तो ये आ जाएगी हमारे पास -0.6 डेल नॉट। और फिर हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसके अंदर हमारा जो कोबाल्ट है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो हमारे पास 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, राइट। तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है T2G6। वाई? बिकॉज अगेन Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास T2G6। तो इसकी वजह से हमारे पास CFSE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2.4, और हमारे पास प्लस हो जाएगा 0.6 बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन हमारा EG में भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास नेट वैल्यू CFSE की निकल के आ जाती है -1.8 डेल नॉट। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसके अंदर भी जो हमारा Fe है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, FeCN। तो अगेन Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो इसके अंदर 3d6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इन इट्स d सबशेल, और ये सभी पेयर हो जाएंगे। वाई? बिकॉज Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये सभी के सभी हमारे T2G में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सो द नेट CFSE वैल्यू फॉर दिस वुड बी -2.4 डेल नॉट। और फिर हम लास्ट कंपाउंड की बात करें तो इसके अंदर हमारा जो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और अगेन सेम कॉम्प्लेक्स है, Cn जो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास CFSE की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2.0 डेल नॉट। अब देखिए हमारे पास यहाँ सभी जगह डेल नॉट है, बस आगे की जो वैल्यू है वो चेंज्ड है। तो जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होता है। सो फर्स्ट वुड बी आर FeCN6 विच इज थर्ड, और ये है हमारा सेकंड ऑप्शन में थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ कॉम्प्लेक्स, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट की सबसे कम वैल्यू थी कितनी, 1.6 डेल नॉट। सो सेकंड ऑप्शन वुड बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। सो आइडेंटिफाई द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद ऑड नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल आयन। तो हमें यहाँ सिर्फ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कंसीडर करने, तो हम सबसे पहले इनके हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये है हमारा एक तो C और ये E। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट है, जबकि होमोलैप्टिक में सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड हमेशा प्रेजेंट होता है। तो अब हम FeO4 की बात करें तो इसमें हमारा जो Fe है +6 में प्रेजेंट है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d2। तो ये तो हमारा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो इधर हमारा जो Fe है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास यह आ जाएगा 3d5। दो इलेक्ट्रॉन्स तो हमने निकाले 4s से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 3d6 से, तो हमारे पास बचता है 3d5। और ये जो है ऑड नंबर है तो इस वजह से B वाला हम कंसीडर करेंगे कॉम्प्लेक्स। फिर हम D की बात करें तो D में हमारा जो C है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, कोबाल्ट। तो हमारे पास यहाँ बच जाता है 3d7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा DB जो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है। तो B एंड D आर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसीडर द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो हमें काफी सारे यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। द सम ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग येलो कलर इज। तो अब ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इन सभी कॉम्प्लेक्सेस के हमें कलर गिवन है, और इसमें से हमें पता होना चाहिए कि K3CONO2 वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये येलो कलर का होता है, और K4 FeCN6 वाला जो कॉम्प्लेक्स है इन दोनों का कलर हमें येलो ऑब्जर्व करने को मिलता है। नाउ देखिए इसमें हमारा जो CO है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और यहाँ जो हमारा Fe है ये प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3d6 इन आर d ऑर्बिटल, और कोबाल्ट में भी हमारे पास हो जाएंगे 3d6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे NO2 और CN दोनों ही कैसे हमारे पास लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इस वजह से इन दोनों में ही हमारे पास जो पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तो यहाँ N की वैल्यू दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या है, 0। तो इस वजह से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के लिए विच इज आर μs, दैट इज ऑल्सो 0। तो इस वजह से हमारे पास टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। तो आपको इसमें बस आइडेंटिफाई करना था कि इसमें से येलो कलर कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे, और उसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको आइडेंटिफाई करना था कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दोनों में ही कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करे, तो इस वजह से टोटल आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा 0। सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ गौरव रॉय। Till then, keep practicing, keep revising. See you in the next lecture. Till then, bye bye.